Hello, my dear students. How are you? I'm Bashar Tabbas, and this is your math channel, Math with Sir Bashar Tabbas. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, एक्सरसाइज 9 से क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज रिगार्डिंग 3D ट्रिग्नोमेट्री. कुछ बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे. आई वुड लाइक टू रिवाइज अ लिटिल बिट. देखो, 3D ट्राइंगल जो होती हैं ये बेसिकली पेज के ऊपर बनाई जाती है. नॉर्मली पेज तो टू डायमेंशनल होता है. उस पे 3 डायमेंशनल जब भी कोई शेप बनाई जाएगी फिर आपने उसको विजुअलाइज करना होता है इस तरह से कि आपको वो खुद आपके माइंड में वो विजुअलाइज हो जाए कि किस तरह से शेप है. मोस्टली ट्राइंगल्स जो 3D के अंदर बनती हैं हमारे पास, वो आपके पास एक रेफरेंस के तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं. मोस्टली मीन 95% आप कहोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं, और लेस देन 5% बहुत ही रेयर केसेस होता है कि वो ट्राइंगल्स जो बनती हैं वो राइट एंगल नहीं होती. ऐसा मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही. इंपॉर्टेंट है वो. तो अगर हुआ तो आज की क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया था आपको. आज की क्लास के अंदर हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9 से बुक 4. देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 5 सेम जैसे हैं, 6 है. मैं इसके अंदर आपको करवाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है ना? जो मैं आपसे कह रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं. देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन द फिगर अ क्यूबॉइड हैज अ हॉरिजॉन्टल बेस EFGH where HG is equal to 15 centimeter, HF is equal to 8 centimeter, and BF is equal to 7 centimeter. X is a point on AB such that XB is equal to 4 centimeter. और आगे डायमेंशन आपके पास. अब जरा यहाँ से इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे आप. ये अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो समझ लो कि 3D जो शेप्स हैं ये आपको समझ आ गई. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखें, फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर CEG. तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो CEG एंगल बनता है, एंगल CEG. तो C आपके पास ये वाला कॉर्नर है. ठीक है, C से आप आए E पे, C to E एंड देन G. जी, ठीक है ना? CEG. तो अगर आप ये देखो तो EG आपका बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है. ठीक है ना? जो डार्क कलर है ये मेंशन कर रहा है कि जी ग्राउंड के ऊपर है. तो ये EG आपके पास बेसिकली ग्राउंड के ऊपर है. तो EG ग्राउंड के ऊपर है और G के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर एक पॉइंट है C. तो CG वर्टिकल है और EG हॉरिजॉन्टल है. तो ये फिर यहाँ पे क्या बना? 90 डिग्री. इसको मैं अलग से इधर बना के दिखा रहा हूँ. देखो, ये G है, ये पॉइंट E है, और G के ऊपर पॉइंट आता है C. ये C है. यहाँ से आप इधर चले गए. ठीक है जी. अब अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो CGE आपके पास 90 डिग्री एंगल आया है. बी टिल F आपके पास गिवन है 7. तो BF अगर 7 है तो ऑब्वियसली CG जो ये भी एक वर्टिकल है, तो ये भी आपके पास 7 ही हो गया, क्योंकि इसने कहा है कि ये क्यूबॉइड है. तो हाइट सारे पॉइंट्स पे एक जैसी है, तो ये क्यूबॉइड की वजह से CG आ गया आपके पास 7. अब इशू ये है कि आपने CEG यानी एंगल कैलकुलेट करना, और एक साइड आपके पास और होनी चाहिए, दैट इज EG मिसिंग है यहाँ पर. तो EG आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. आप ये देखो यहाँ पर कि आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल EGH. ठीक है ना? ट्राइंगल EGH. इसको अगर आप देखो तो इस ट्राइंगल में ये इस क्यूबॉइड का बेस है. बेस क्या है? EFGH. ये एक रेक्टेंगल है जो कि बेस है. अब ये बेस इसकी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे अगेन 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं. ठीक है, तो HG आपके पास 15 है, G से लेके F तक अगर 8 है तो ऑब्वियसली H से लेके E तक भी आपके पास 8 ही होगा. तो अगर आप EG कैलकुलेट करो तो क्वाइट सिंपल, अगेन हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल
यहाँ पे आप लिखो इन ट्राइंगल ई एच जी, इन ट्राइंगल ई एच जी। इस ट्राइंगल में ई एच जी ट्राइंगल में ई जी आपको कैसे पता चलेगा? ई से लेके जी तक होगा। ई जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपने लिखा ई जी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको अब आप आगे सिंप्लीफाई कर लें। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ई जी कितना आएगा, वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि जी ई जी कितना आएगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। 15 का स्क्वायर ये होता है 225 प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 289। अच्छा जी, एंड 289 17 होता है, हाँ 17 है। ठीक है, तो ईजी आपके पास आ रहा है 17, या फाइनल आंसर आएगा आपके पास ईजी का 17। वो ईजी आपने यहाँ यूज कर लिया 17। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, अभी ये फर्स्ट पार्ट की वर्किंग चल रही है। ठीक है, यहाँ तक अभी फर्स्ट पार्ट की वर्किंग ही चल रही है। सो अब आप आगे क्या करोगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास के अब आपने जब इसको कैलकुलेट करना है फर्दर आगे, तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि आपको एक्चुअली तो एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखो इधर लिखो नीचे, in triangle, in triangle CEG, CE and G, in this triangle अब E एंगल कैलकुलेट करना, ऑपोजिट गिवन है 7, एडजेसेंट गिवन है 17, तो रिलेशन बनता है ऑपोजिट और एडजेसेंट में tan का। तो tan CEG, tan CEG is equal to opposite side 7 अपॉन एडजेसेंट साइड 17। CEG आपके पास कहलाएगा tan इनवर्स 7 अपॉन 17। सो CEG ये एंगल बन जाएगा, जो भी आएगा आप यहाँ लिख लेंगे, खुद से आप लिख सकते हो। 7 divided by 17, this is 0.411। सो दिस इज इक्वल टू 22.3, 22.4 कर दें इसको राउंड ऑफ करके, तो 22.4 डिग्री, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सीई जी का। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आपके पास आ गया है, दिस इज इक्वल टू 22.4 डिग्रीज। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 22.4 डिग्री। तो इसको आप लिख लो इधर, आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें। ठीक है, चलिए जब मैं ये रब कर रहा हूँ, नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आ जाओ आप। पार्ट 2 किस तरह से होगा, देखिए जी, पार्ट 2 के अंदर है कि हमने पार्ट 2 के अंदर अब ये देखना है एच जी एक्स एफ। ठीक है ना, जी एक्स एफ अब किस तरह से कैलकुलेट होगा, जी एक्स एफ को कैलकुलेट करने के लिए अब थोड़ी सी आपको वर्किंग यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन शुरू हो रहा है। जी एक्स एफ, जी आपके पास कहाँ पर, दिस इज पॉइंट जी, जी से आप जाना है एक्स पे, ये आप जी से एक्स पे गए और एक्स से आप आ गए वापस एफ पे, राइट। जी एक्स एफ, अब ये माइंड में रहे कि आप कंफ्यूज नहीं होना कि जी से हम सी पे नहीं जा रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ इस तरह से हुई है बिकॉज वो थोड़ा सा उसके साइड से है, तो जी से हम डायरेक्ट एक्स पे जा रहे हैं, सी पे नहीं जा रहे हम पहले, कि पहले सी पे गए फिर एक्स पे गए, डायरेक्ट एक्स पे जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जी एक्स एफ में एक्स एंगल आपने कैलकुलेट करना, ये हो सकता है, देखो अब मैं जी एक्स एफ आपको बताऊं, इसमें एक्स एफ की वैल्यू नहीं गिवन आपको। ठीक है, एक्स एफ इज नॉट गिवन है, तो एक्स एफ भी गिवन नहीं है और एक्स जी भी गिवन नहीं है। सही है, तो पहले आप एक्स एफ फाइंड कर रहे हो फॉर एक्स एफ। और अब ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ये फॉर एक्स एफ आपने एग्जाम में नहीं लिखना है। फॉर एक्स एफ, देखो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एक्स बी एफ, इन ट्राइंगल एक्स बी एफ, इस ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री कॉर्नर पे,
ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 4 है, एक साइड 7 है, एक्स एफ इसका एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूज है, तो वो तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी एक्स एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी 16 प्लस 49 एक्स एफ स्क्वायर, अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो एक्स एफ हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको अंडर रूट 65 ही लिखना रहने देना चाहता हूँ, नॉट कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल। ऑल्दो मैं इसको डेसिमल में लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा कि अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन में आपसे वो एक्स एफ नहीं पूछ रहा। ही इज आस्किंग अबाउट जी एक्स एफ, ये एक एंगल है एंड ही इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है ना। तो एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे, एंगल आपको गिवन नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली। तो इन दिस केस हम ये क्या करेंगे कि पहले आप एक्स, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर फर्दर भी ये साइड मुझे यूज करनी है आगे फर्दर कैलकुलेशन में, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि डेसिमल से मैं अभी इसको राउंड ऑफ करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर डेसिमल को राउंड ऑफ करूंगा, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको अंडर रूट में ही रहने देना चाह रहा हूँ, क्योंकि भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। अच्छा, अब यहां तक पहले तो इसको आप कॉपी करो, ये आपने एक्स एफ कर लिया, आपके पास एक्स से लेके एफ तक हो जाता है आपके पास अंडर रूट 65, ठीक है। एक्स एफ कैलकुलेट करने के बाद अब आप आगे आ जाओगे एक्स जी के ऊपर। अब आपने एक्स जी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एक्स जी कैलकुलेट करने के लिए, अब एक्स जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया आपने, तो ये देखिए, अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, तो आप परेशान नहीं होइएगा इसके अंदर। इस वीडियो में शायद सिर्फ एक यही क्वेश्चन हो पाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, अभी देखें इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ट्राइंगल आपके पास एक्स जी कैलकुलेट करने के लिए एक्स जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा एक्स जी के लिए। अब मैं ये भी रब कर रहा हूँ, पहले मैं एक्स जी के ऊपर आता हूँ। देखें जी, एक्स जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि आपके पास एक्स से लेके सी तक आप आए, ठीक है ना। एक्स से लेके सी तक आए, एक्स सी, और फिर यहाँ से आप आ जाएंगे एक्स जी पे। अब ये ट्राइंगल आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक्स से आप आ गए सी पे, एक्स से सी पे है। अच्छा, एक्स सी पे आ जाएंगे तो आपको एक्स सी भी नहीं मालूम, ठीक है ना। एक्स सी और सी जी से आपको एक्स सी पता चल सकता है। देखो, एक्स से लेके सी तक आए और सी से जी तक आए, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगी। ये सी है, ये एक्स है, और सी के एग्जैक्टली नीचे जी है, और ये इस तरह से बेसिकली सी से एक्स पे गया आप, और सी से एग्जैक्टली नीचे जी है। तो अब इश्यू यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास सी एक्स भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास सी एक्स भी गिवन नहीं है और सी जी भी गिवन नहीं है, और जी एक्स जो हमने कैलकुलेट करना है वो भी गिवन नहीं है। तो माशाल्लाह कुछ भी गिवन नहीं है, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अब यहाँ से सी एक्स कैलकुलेट करना है। तो सी एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक्स बी सी ट्राइंगल को देखो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनती है इधर, ये ऊपर बन रही है, ये यहाँ से ये एक्स बी सी ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल, ये एक्स बी और सी। यहाँ पे देख लो जी, आपके पास एक्स से लेके बी, ये है एक्स पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है आपके पास इसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह से एक्स बी के बाद ये सी है और ये है एक्स, ठीक है। तो एक्स बी 4 है, और बी से लेके सी तक जो डायमेंशन है ये हमें नहीं, ये हमें पता है। ये देखो जी एफ 8 है, तो सी बी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ऊपर है, ऑपोजिट नहीं, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है, तो ये भी 8 ही होगा। तो एक साइड 4 है, एक साइड 8 है। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट कर लो जल्दी से कि एक्स सी कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और जल्दी से मुझे बताएं कि जी एक्स सी कितना होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें
तो 8 स्क्वायर बिकम 64 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 80। तो इसको भी हम 80 है ना, तो एक्स सी को मैं अभी अंडर रूट 80 ही लिखा रहने देता हूँ। एक्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट 80। ठीक है, एक्स सी को आप लिख दो अंडर रूट 80। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ, एक्स सी आपके पास अंडर रूट 80। सही है, 64 प्लस 16 हो गया, ये अंडर रूट 80 आ गया। अच्छा, ये अंडर रूट 80 आ गया। सी से लेके जी तक, सी से लेके जी तक की डायमेंशन आपको पता है 7 है, क्योंकि बी एफ 7 है तो सी जी भी 7 होगी। अब आप ये देखो, ट्राइंगल एक्स बी जी आपने बनाया, ये इसको मैं अलग से फिर बना के देता हूँ। फर्स्ट इसको आप यहाँ तक कॉपी करो, ये दो तीन इसकी रेफरेंस ट्राइंगल बनी है, पहले इसको कॉपी करें आप। हो गया कॉपी। अब आप यहाँ पे देखो, मैं इधर साइड पे बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है सी, ये है जी, सी से जा रही है साइड एक्स पे और वहां से इधर आ रही है। ठीक है, इसको मैं सीधा बनाऊं, सी एक्स, एक्स से आप आ गए जी पे। ठीक है जी, सी एक्स और जी। अब सी जी हो गया 7, एक्स से लेके सी तक आप कैलकुलेट कर चुके थे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 80। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो 90 डिग्री बनाया है वो सी जी, देखो सी जी बिल्कुल वर्टिकल है और ऊपर एक स्लांट लाइन है एक्स सी। ये ऑल्दो स्लांट लाइन है, ऑल्दो इट्स अ स्लांट लाइन, लेकिन है ये हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहे स्लांट हो, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान एंगल तो 90 डिग्री होता है ना। ये इस तरह स्लांट है लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल ही। आप ग्राउंड पे अपने कमरे के अंदर जहाँ बैठे हो, एक वर्टिकल डायगनली बना लो, तो उस डायगनल से और दीवार जो होगी उसके दरमियान एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक्स सी और जी के दरमियान एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो सी एक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है अंडर रूट 80, ये 7 है। अब आप यहाँ से एक्स जी कैलकुलेट कर लो, तो ये एक्स जी आप यहाँ पे लिख रहे हो, एक्स जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 80 का स्क्वायर। तो वो जाहिर सी बात है, स्क्वायर रूट और 80 जो है ये हो जाता है हमारे पास 80। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 80, 129, 80 90 100, हाँ 129 है। और एक्स जी का स्क्वायर हो जाएगा 129, और मैं लिख दूंगा खाली एक्स जी को अंडर रूट 129। सही है, ये आ गया आपके पास एक्स जी अंडर रूट 129। क्लियर हो गया एक्स जी। असल इशू आपका एक्स जी था। एक्स जी फाइंड करने के लिए पहले आपने सी एक्स कैलकुलेट किया, ठीक है, और सी एक्स आपने पहले कैलकुलेट किया, सी एक्स जब कैलकुलेट हो गया फिर आपने एक्स जी कैलकुलेट किया। अब आप एक्स जी को आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कोई चीज नहीं है जिसको आपने फाइंड करना है। जो आपकी अप्रोच है, पहले उसको करने के लिए दो तीन चीजें पहले आपको फाइंड करनी पड़ी। तो एक्स जी आ गया आपके पास अंडर रूट 129। अब जरा आगे देखें, एक्स जी अगर वन अंडर रूट 129 हो गया, कॉपी करें इसको, ठीक है ना। आप ऑनवर्ड इसके बाद आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पहले कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके। ओके, देखें जी, ये अब इस तरह से होगा हमारे पास अंडर रूट 129, अंडर रूट 129, ये सब कुछ आपने रख कर दिया। अब देखो, अंडर रूट 129 एक्स से लेके जी तक ये ट्राइंगल, एक्स से लेके एफ तक ये ट्राइंगल, इस साइड को आपने कहा अंडर रूट 129। ठीक है, एक्स एफ आपने कैलकुलेट किया था उस वक्त, अगर आपको याद हो, अंडर रूट 64 था। ठीक है ना, तो ये 65 था, अंडर रूट 65 था। 7 का स्क्वायर 49 और 16, ठीक है ना, तो ये 65 हो गया था। अब आप ये देखो, अब आप असल क्वेश्चन पे आ रहे हो। एक्स जी एक्स एफ, जी एक्स और एफ, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, ये वो वही क्वेश्चन हो गया जो मैं कह रहा था आपको, कि मोस्टली केसेस में आपके पास राइट एंगल होती है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती, जैसे यहाँ पे बन रही है, तो ये रेयर केस है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती। अब जहाँ नहीं बनती वहां पे अब आपने क्या करना है, वहां ये सारा कुछ करना होता है।
उसको भी सॉल्व करने के लिए पहले आपको मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड करनी पड़ी थी, और उनको फाइंड करने के लिए ये सारी आपने वर्किंग की थी। ठीक है, तो अब आप ये करोगे यहाँ से इसको फाइंड करने के लिए कि ये आपके पास एंगल हो गया जी एक्स एफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल इसके ऑपोजिट साइड को अब आप कॉस रूल से सॉल्व करोगे। ये एंगल फाइंड करना, इसके ऑपोजिट साइड है 8। तो हम 8 को यहाँ पे बनाते हैं अपने पास। पहले ऊपर लिखने कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स जी एफ। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 129 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एफ जो था इसको आपने क्या था अंडर रूट 65 का स्क्वायर। अब ये काफ़ी लेंदी है फार्मूला, यहाँ लिख लो -2 अंडर रूट 129 फिर अंडर रूट 65 और फिर है कॉस एक्स जी एक्स एफ, कॉस जी एक्स एफ, खाली एक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 8 का स्क्वायर बन जाता है यहाँ पर 64 इज इक्वल टू 129 प्लस 65 माइनस, अब आगे की वर्किंग आप खुद से कर सकते हो, सारा कैलकुलेटर वर्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आगे का काम। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको 12। ये है हमारे पास अंडर रूट 129, ठीक है, दिस इज -2 और ये बन रहा है 11.35 एंड 65 है फिर अंडर रूट 65 दैट इज 8.06 और फिर कॉस एक्स। ठीक है, 129 प्लस 65 कितना हो जाता है, 129 प्लस 65 इट इज इक्वल टू 194 -2 है, और 11.35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11.35 मल्टीप्लाई बाय 8.06, ये बन जाएगा 91.48 कॉस एक्स। ठीक है, 194 को उधर शिफ्ट करते हैं आप, तो ये बन जाएगा 64 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस, अब ये 91.48 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 91.48 मल्टीप्लाई टू माइनस 182.96 कॉस एक्स आ गया। ठीक है, 64 माइनस 194 कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू -130 जी, -182.96, माइनस और माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स 182 को उधर आप ले जाके डिवाइड कर दें तो 130 डिवाइडेड बाय 182.96, तो ये कॉस एक्स बन जाता है हमारे पास 0.71। कॉस इन्वर्स निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.71 का cos इनवर्स 0.71 इज इक्वल टू 44.76, 44.76 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये आप समझ लो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब भी कर रहे हो 3 डे की, तो इस क्वेश्चन को आप लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके अंदर मैक्सिमम डिफिकल्टी आप फेस करोगे, तो ये इजी आपको आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, फिर पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर, तो अभी हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बेरिंग्स वाले क्वेश्चंस भी हैं वो भी मैं करवा दूंगा, तो फिर ये क्वेश्चन भी आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज।